हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और यह वीडियो इस सीरीज का 7वां वीडियो है, यानी लेक्चर नंबर 7 है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिखा होता या y इक्वल टू साइन ई के पावर एक्स स्क्वायर लिखा होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे बच्चों कि हम किसी फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, यानी dy अपॉन dx का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, ये सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों कि आपके पास एक फंक्शन है ऐसे y इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पर देखें तो क्या y x का फंक्शन है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि y जो है डायरेक्ट x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यह किस पे डिपेंड कर रहा है? तो y तो डिपेंड कर रहा है साइन पे, लेकिन साइन किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? x पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं ना, तो इसके अंदर दो फंक्शंस है। कितने फंक्शन? दो फंक्शन। देखिए कैसे, साइन के अंदर में जितना भी वैल्यू है सबको एक नया वेरिएबल हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो देखिए t इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो हम y को ऐसे लिख सकते हैं क्या? y इक्वल टू और साइन t, ऐसे। अब y जो है बच्चों साइन t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है, तो इसके अंदर कितने फंक्शन हो गया? दो फंक्शन हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। आइए एक और प्लस समझ लेते हैं। अगर ऐसा लिखा होता बच्चों y इक्वल टू, यहां पे लिखा होता साइन e के पावर x, तो इसमें देखिए y डायरेक्टली e के पावर x का फंक्शन नहीं है, y तो साइन का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पे t इक्वल टू, अच्छा t p q, आप जो मानना हो वो मान सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो t इक्वल टू e के पावर कितना? x हो गया। तो यहां से y इक्वल टू बन जाएगा बच्चों यहाँ पे साइन t। अब देखो इसके अंदर दो फंक्शन, कितने फंक्शन? दो फंक्शन। t e के पावर x एक फंक्शन हो गया और y sin t एक फंक्शन हो गया, यानी y यहां पर sin t का फंक्शन है और t e के पावर x का फंक्शन है। क्लियर है? ओके, तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको फलनों का फलन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि बच्चों कि इस तरह के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम कैसे निकालें। तो चलिए इसके लिए आपको हम बताते हैं दो मेथड्स, ठीक है। मेथड टू फाइंड dy अपॉन dx, किस तरह का फंक्शन का? तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का। चलिए एक क्वेश्चन से आपके पास बच्चों ऐसे y इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है cos x स्क्वायर। क्वेश्चन को देखने से मालूम चल गया है कि यह फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अब इसको सोल्व करने का बच्चों दो मेथड है। एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को बोलते हैं जुदाई का मेथड, जुदाई का मेथड। अभी बताते हैं इसको हम जुदाई क्यों कर रहे हैं। बुक में जुदाई नहीं मिलेगा, ठीक है, चिंता नहीं करो। बुक में तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ेगा, मिलेगा। और उससे भी अच्छा है कि सिर्फ याद कर लो कि कैसे करते हैं। दूसरा देखो क्या मिलेगा तुमको, इसको बोलते हैं चेन मेथड, चेन मेथड। और इसी को बोलते हैं प्यार का मेथड।
हम इसको प्यार का मेथड क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्यार है, ठीक है। और इसको हम जुदाई का मेथड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको के अंदर क्या है, जुदाई है, अलगाव है, इसलिए। अब तुम ऐसा नहीं याद करो, ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब जुदाई नहीं होता है, ठीक है, ये हम आपको बता दिए हैं ऐसे समझाने के लिए। आइए देख लेते हैं कि जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम जुदा करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसलिए इसका नाम है जुदाई का मेथड बच्चों, ठीक है। इसको अलग अलग करना है। कैसे अलग करना है, तो यहाँ पे मान लेना है कि लेट कॉस के अंदर में जो भी वैल्यू होगा उसको एक नया क्वांटिटी मान लो। तो हम इसको t मान लेते हैं, तो t इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो यह एक फंक्शन बन गया और y का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे t पुट कर देंगे तो चला आएगा cos t। इसको हमने सेकेंड फंक्शन किया, यानी देखो दोनों जुदा हो गया ना, ठीक है। पहले एक था, अब क्या हो गया, जुदा हो गया, मतलब कि अलग अलग हो गया। अब क्या करना है बच्चों, जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों यहां पे dc बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। t x का फंक्शन है, इसलिए हम t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो करोगे डिफरेंशिएट तो मिलेगा तुमको, देखो यहाँ पे dt बट्टे में dx, इधर करोगे तो d अपॉन dx और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2x। ये तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अच्छा। अब इस वाला फंक्शन को y इक्वल टू कॉस टी, यह किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, इसलिए y को क्या करना है बच्चों, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लिखेंगे नाउ dc बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट द dy अपॉन dt, जो जिसका है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो dy अपॉन dt, तो यहां से आ जाएगा d अपॉन dt, और यहां पे है बच्चों cos t। cos t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप सबको याद होगा, माइनस में साइन t होता है। ओके, तो यहां से dy अपॉन dt आ गया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 3 नहीं 4, कहिएगा सर आपका नंबरिंग गड़बड़ा जाता है हमेशा। तो इक्वेशन 3 और या इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 and 4, ये है आपका 3, तो यहां से dt बट्टा में dx इंटू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो dt बट्टे dx है और यहाँ पे dy अपॉन dt, तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। यहाँ पे कितना है बच्चों, 2x इंटू यहाँ पे माइनस में कितना है
साइन टी। अब देखो प्यारा सा dt, और यह dt मर जाएगा, मतलब कट गया, तो क्या बचेगा dy अपॉन dx। तो यहां पे आ गया बच्चों dy अपॉन dx। अच्छा, यहां पर 2x, अब माइनस में साइन टी। अब ध्यान से देखो तो t इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, t की जगह पर एक्स स्क्वायर रख लेंगे, मतलब कि पुट कर लेंगे। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2x, माइनस को आगे ला दो और यहां पे हो गया साइन और एक्स स्क्वायर इसके अंदर में। तो यही आपका प्यारा सा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये रास्ते थे जुदाई का, ठीक है। और जुदाई का रास्ता हमेशा कष्टदायक होता है। देखो देखो, कष्टदायक नहीं है बच्चों, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग चैन मेथड पे, ठीक है। चैन मेथड क्या होता है जानेंगे और प्यार के रास्ते को समझेंगे। तो बिटा दें, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। तो पॉज कर, चलिए बिटाते हैं, 1 2 3। आइए बच्चों, अब जान लेते हैं हम लोग चैन मेथड क्या होता है। चैन मेथड, और इसको बोलते हैं बच्चों प्यार के रास्ते। ये रास्ते हैं प्यार के। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चंस होता है बच्चों ऐसे, y इक्वल टू, और लिखा होता है यहाँ पे साइन, और यहाँ पे लिखा होता है बच्चों एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा होता, और कहता कि इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। याद रखो क्या बताएं कि यह प्यार के रास्ते हैं, ठीक है, मतलब प्यार के मेथड हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जुदाई नहीं होगा, यह साथ साथ चलेगा। कैसे चलेगा? साथ साथ चलेगा। तो हमें तो इसको साथ साथ चलाना है, हम इसको जुदा नहीं करेंगे। तो लिखते हैं बच्चों ऐसे कि डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। करेंगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा बच्चों, इधर तो आएगा dy अपॉन dx, इधर भी आएगा dy अपॉन dx। यहां पे बचा कितना, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर d अपॉन dx और यहां पे साइन x होगा तो वैल्यू क्या आता है, कॉस x आता है। यही पढ़ा था। फिर से देखो, साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना, कॉस x। अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता d अपॉन dp, यहां पे लिखा होता साइन p, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस p होता। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर यहां पर x है तो यहां भी x है, यहां पर p है तो यहां पर भी p है। अगर ऐसा लिखा होता dx स्क्वायर और यहां भी लिखा होता है बच्चों साइन x स्क्वायर, तब इसका वैल्यू, यहां भी देखो dx स्क्वायर है, यहां भी क्या है, x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x स्क्वायर। क्योंकि यह पूरा एक टर्म बन गया बच्चों, यह पूरा एक टर्म है, यह पूरा एक टर्म है। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, टी आर एम एस कुछ भी मान के कर सकते हो। तो मतलब पूरा यहाँ पे एक टर्म है, यह एक टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटी यहाँ जाता है। क्लियर है? ओके। अब देखो यहां पर तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर है, यहां पे हमको चाहिए क्या, डी एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन दिया कितना है dx। तो हम क्या करें कि यहाँ पे dx स्क्वायर चलाए, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं dx स्क्वायर से और नीचे में भी dx स्क्वायर से। इस dx को लेके आते हैं इस साइड और इस dx को इधर लेके जाते हैं, तो आ जाएगा बच्चों d अपॉन
यहाँ पे dx²। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा करने से क्या फायदा है। बच्चों यहाँ पे चाहिए हमको dx², ये तो कट के 1 हो जाएगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। देखो तो sin x² और यहाँ पे बचा ऊपर वाला dx² बट्टे नीचे वाला dx, ये लिख दिया हमने dx²/dx। अब आएगा वैल्यू, देखो तो यहाँ पे x² है तो यहाँ भी x² हो गया, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x²। कितना आएगा, cos x²। बोलो मेरे संग, cos x²। बोलो मेरे संग, आपको गाना याद आ गया होगा। cos x², गाना याद नहीं करना, यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना है। देखो dx²/dx कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x होता है, और यहां से वैल्यू चलाएगा बच्चों 2x cos x², यह हो गया dy/dx। देखो कितना छोटा में बन गया। यानी प्यार के रास्ते जो होते हैं बच्चों हमेशा हमेशा अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, प्यार में संबंधों को समझना जरूरी है, रिलेशंस को जानना जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे x² होगा तो यहाँ भी x² होगा, तब तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। और प्यार में अगर संबंध को नहीं समझते हो, रिलेशन को नहीं समझते हो, तो प्यार ब्रेकअप में बदल जाता है। ओके, अब ब्रेकअप में बदलेगा तो वही अलग अलग चीजें। क्लियर है इतना? ओके, तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए या इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 1 2 3। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों ऐसे लिखा हुआ है y यहां पे लिखा है बच्चों sin x², ऐसा लिखा हुआ है, और कहा आपसे कि फाइंड dy/dx। मार्कर का इंक कम हो गया है, तो चलिए मार्कर का थोड़ा इंक ला दें। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों dy/dx। तो हम लिखेंगे यहां पे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां लिखते हैं dy/dx इक्वल टू, इधर भी करते हैं d/dx। यहां पे जितना लिखा है उतना लिख दीजिए एक बार, तो sin e⁻x, यहां पे स्क्वायर है। क्लियर है? अब देखो इसमें तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इसके अंदर 3 फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है। एक तो sin x साइन फंक्शन है, एक e फंक्शन है, यहाँ पे क्या है x फंक्शन है, मतलब कि 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो हमें चाहिए क्या, अगर साइन के अंदर जितना यहाँ पे होता है ना उतना ही हमको यहाँ पे चाहिए। अभी क्या बताए थे, याद करो, d/ यहाँ पे dx, यहाँ पे x। अगर यहाँ पे x है बच्चों तो यहाँ पे x है। उसी प्रकार से साइन के अंदर में जितना क्वांटिटी है उतना ही अगर यहाँ पे होता तो क्या होता, डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाता। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे में लिखते हैं इतना ही। देखो कैसे लिखेंगे, अब d/ यहाँ पे d, यहाँ पे e⁻x² है ना, तो e⁻x² लिख दिया ऐसे, और इस पूरे टर्म को लिख देंगे यहाँ पे sin ex²। इनटू, अब देखो यह क्वांटिटी तो एक्स्ट्रा आया हुआ है, अभी इसकी बात हम करेंगे, आगे लिखेंगे। यह इतना से नीचे में डिवाइड किए हैं, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना ही से। तो हम इसको लेकर ऊपर लिखते हैं फिर d/ex² ऐसे, अब बट्टे में देख के बताओ क्या e⁻x कोई फंक्शन है डायरेक्टली, नहीं।
e के पावर x स्क्वायर है। अगर सिर्फ यहाँ पे e के पावर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते, लेकिन e के पावर x स्क्वायर है ना, ऐसा कुछ है। इसका मतलब क्या है कि अभी अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसके अंदर भी दो फंक्शंस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, e के पावर x यहाँ पे रहता है तो डिफरेंशिएशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है तो यहाँ पे dx स्क्वायर लिखेंगे। फिर से सुनो, e के पावर में जितना क्वांटिटी होगा ना यहाँ पे सबको क्या लिखेंगे, d यहाँ पे लिखेंगे इनटू, देखो अभी अभी dx एक्स्ट्रा आ गया तो इस dx को ऊपर लेके चलो, dx स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ ऐसे, देखो dx कैंसिल, de के पावर x स्क्वायर, dx के पावर d e x के स्क्वायर है, ये भी कैंसिल, यह बचा। लेकिन यह वाला क्वांटिटी बच्चों अभी है तो यहाँ पे लिखेंगे dx, देख लो यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा तो इतना बटा इतना, मतलब कि यही वाला क्वांटिटी बचने वाला है। लेकिन तरीका क्या है बच्चों करने का, साइन जितना भी यहाँ पे क्वांटिटी होगा नीचे लिखते हैं, फिर उतना ही से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं किसका फंक्शन है, जिसका फंक्शन है उसी को नीचे लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं यह किसका फंक्शन है उसी को नीचे लिखते हैं डी में। क्लियर है? ओके। अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया, कुछ है ही नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, cos ex स्क्वायर। क्या आप भी भूल जाते हो? देखो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहते होंगे कि सर यहाँ पे तो x स्क्वायर है, तो यहाँ भी x स्क्वायर है, इसलिए क्या बन गया, ये टोटल e के पावर x बन गया इनटू dx स्क्वायर बट का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2x, यानी वैल्यू चला गया कुछ ऐसा, dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया cos ex स्क्वायर इंटू यहाँ पे ex स्क्वायर इंटू 2x, यह आ गया आपका डिफरेंशिएशन, यानी dy अपॉन dx का वैल्यू। और यह प्यारा सा क्वेश्चन था तो प्यारा सा सॉल्यूशन भी इसका आ गया। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें 1 2 3। तो आपने सीख लिया चेन मेथड, और इसी के साथ में बच्चों आपने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया। क्या सीख लिया? डिफरेंशिएशन करना, किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमने 6 वीडियो में आपको बता दिया। अब जानेंगे बच्चों कि इसका एप्लीकेशन कहां पे करते हैं। क्या जानना है हमको? एप्लीकेशन। और फिजिक्स के लिए बच्चों यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ dy अपॉन dx। ओके बच्चों, तो आइए अब जानते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन ऑफ dy अपॉन dx। इस dy अपॉन dx का हम एप्लीकेशन कहां कहां करेंगे और कैसे करेंगे, और यह फिजिक्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है और इंपोर्टेंट भी है एप्लीकेशन करना। क्योंकि आप फिजिक्स में देखोगे ना तो हर जगह कहेगा कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहां पे होगा, x के किस मान पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, किस मान पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा और मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यह जो बच्चों एप्लीकेशंस है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिए। हमने मान लिया y इक्वल टू fx, मतलब y x का फंक्शन है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि फंक्शन होता क्या है। देखो एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे तो इस पहले वाले वेरिएबल को दूसरे वाले वेरिएबल का फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए हमारा एज और हमारा नॉलेज दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। नॉलेज जो है बच्चों एज का फंक्शन है, कह देंगे ना ऐसे, नॉलेज जो है बच्चों ये किसका फंक्शन है? एज का। एन फॉर नॉलेज, ए फॉर एज समझिएगा।
अगर मनुष्य का एज बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, उसका नॉलेज भी बढ़ता है। फिर से सुनो, मनुष्य का एज बढ़ता है तो मनुष्य का नॉलेज भी बढ़ता है। उसकी भी एक सीमा होती है कहां तक बढ़ के जाएगा। तो अगर हम कहें कि मनुष्य का जो एज है उसको हम x मान लेते हैं और मनुष्य के नॉलेज को हम y मान लेते हैं, नॉलेज को y कह दिया और इसको x कह दिया, तो यह जो y है बच्चों यह किसका फंक्शन होगा, x का। मतलब x बढ़ेगा तो y में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। मतलब कि इसका फंक्शन है वो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट अलग की बात है, लेकिन इस पे डिपेंड करेगा बच्चों। मेनली मेरे कहने का मतलब यह है, क्लियर है। इसका भी अपना एक लिमिट होता है, एज। क्या मनुष्य का एज 500 साल हो जाएगा, नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस x का एक लिमिटिंग वैल्यू होता है। क्या होता है बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू। यह कहां से बढ़ के कहां तक जाएगा और किस पॉइंट पर यह मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर यह मिनिमम होगा, ठीक है। अगर आप देखें तो बच्चा का जब जन्म होता है, कई अगर सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि बायो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखिए आप इसको थोड़ा रिलेट कीजिए। बच्चा का जब जन्म होता है तो उसके पास क्या नॉलेज होता है, जब वो बहुत छोटा होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, तो उसको तो होश ही नहीं होता है, तो नॉलेज क्या होगा उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जब x का वैल्यू क्या हो, बहुत छोटा हो, मतलब कि 0 होगा, तो क्या होगा, y भी 0 हो जाएगा, उसके पास नॉलेज नहीं होगा। जैसे जैसे x में इंक्रीजमेंट हो रहा है, मान लो कि बच्चा क्या हो गया, 5 साल का हो गया, तो 5 साल में x का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब कि एज देखो बढ़ रहा है, तो नॉलेज भी क्या होगा उसका, बढ़ेगा। बच्चा होशियार हो जाता है, गांव में घूमने फिरने लगता है, मतलब घर में घूमने फिरने लगता है। जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, बड़ा होने का मतलब है कि 18 साल का हो गया, तो उसके पास नॉलेज एक्वायर कर लेता है बहुत सारा, तो उसके एज उसका बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ जाता है उसके पास में। ऐसे देखो करते करते क्या हुआ, जैसे क्या होता है कि मनुष्य का एज फिर बाद में बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उसका मेमोरी पावर कम होने लगता है। 45 50 55 के बाद में जाओगे ना तो मेमोरी पावर कम होने लगता है, तो उस समय क्या होता है, नॉलेज डिक्रीज भी करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू था 18 साल, चाहे 19 साल, चाहे 20 साल मान लो, उस पर क्या है, एक्स के 20 साल पर x इक्वल टू कितना है, 20 साल यहाँ पे है, तो y का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, या x का वैल्यू क्या है, तो यह क्या है बच्चों, मान लो कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम, और उसके बाद से यह क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन का किसी वैल्यू पर उसका मान मैक्सिमम होता है और किसी वैल्यू पर मिनिमम होता है। इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में यह कि x के किसी वैल्यू के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किसी के लिए मिनिमम होगा। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो यह कौन बताएगा बच्चों, dy/dx। यह बताएगा कि x के किस मान पर y का वैल्यू मैक्सिमम और x के किस मान पर, मतलब किस वैल्यू पर y का वैल्यू मिनिमम होगा। क्लियर है बातें, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूं और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है बच्चों, या y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, हमें इस फंक्शन का y का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखो अगर इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। बताएंगे डिफरेंशिएट भी क्यों करेंगे। तो स्टेप हम कर क्या रहे हैं, इस फंक्शन का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन में बच्चों दो वैल्यू होता है, एक होता है मैक्सिमा और एक होता है बच्चों मिनिमा। मिनिमा ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है, कि क्या हमको मिलता है। तो क्या मिल सकता है, मैक्सिमा वैल्यू मिल सकता है या मिनिमा मिल सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन, इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन। शायद आप समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप इसको एक शांत रूम में बैठ करके, ठीक है, हेडफोन लगा करके अब बढ़िया से सुनिएगा ना या देखिएगा, तो आपको क्लियरली समझ में चला आएगा कि एक्चुअल में यह हो क्या रहा है। और अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बच्चों आपको और अच्छा से समझ में चला आएगा।
तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो स्टेप 1 सबसे पहले, ये तो आपको याद रखना है, स्टेप 1 में क्या करते हैं बच्चों, dy अपॉन dx निकालते हैं और इसको इक्वल करते हैं 0 के। क्लियर है? dy अपॉन dx निकाल करके 0 के बराबर करते हैं। अच्छा, 0 के बराबर क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों कि dy अपॉन dx पर y का वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। फिर से सुनो, dy अपॉन dx निकालेंगे तो इस पर y का वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। मतलब ये पहला कंडीशन है, तो इस पर x का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। क्लियर है? यहां से इसको सोल्व करोगे ना फंक्शन का, तो x का 1 या 2 या 2 से अधिक वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू चलाए। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि x का कुछ वैल्यू आया, अल्फा आ गया और बीटा, 2 वैल्यू हमको मिला x का। फिर क्या करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। स्टेप 2 में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, ये निकालेंगे, यानी हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और डबल डिफरेंशिएशन करके इसको चेक करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? चेक करते हैं। कहेंगे कि इफ डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 हो जाए एट एक्स बराबर अल्फा पर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि अगर x का वैल्यू अल्फा इसमें रखें और इसका वैल्यू 0 से छोटा चलाए। छोटा का मतलब क्या होता है बच्चों? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव चलाए। देन y will be मैक्सिमम। क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम एट x इक्वल टू अल्फा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। फिर से सुन लो, कह रहा है कि इस पूरे का वैल्यू अगर x इक्वल टू अल्फा रखने पर निगेटिव चला आए तो y विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू अल्फा। इस पूरे का वैल्यू नहीं बच्चों, इसका वैल्यू नहीं, इस y का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा x इक्वल टू अल्फा पर। क्लियर है? बी नंबर में देखो, इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यह बड़ा हो जाए 0 से, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए? पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी ध्यान रखना है, 0 से बड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है? देन y will be minimum at x इक्वल टू बीटा। फिर से सुनो ध्यान से, इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, अच्छा यहां पे लिखना भूल गए, एट एक्स बराबर बीटा, देन y will be minimum at x equal to beta। क्लियर हुआ? बोलो कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चंस करेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करो फटाफट, तो पहले इस वीडियो बोर्ड पे जो दिख रहा है आपको, इसको नोट कर लो या इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे एक प्यारा सा, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं। और यह प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। बेटा 1 2 3, ये प्यारा सा क्वेश्चन यह है बच्चों। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। लिखा हुआ है बच्चों एक क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स क्यू
माइनस 9x² अब प्लस में 24x प्लस 12, ये प्लस नहीं माइनस है। यह आपके पास एक फंक्शन है, क्लियर। और कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम। फिर से सुन लो क्वेश्चंस। कह रहा है कि y इक्वल टू ये दिया हुआ है और आपसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू फाइंड कीजिए जिस पर फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। क्लियर? ओके। अब देखो हमने आपको स्टेप क्या सिखाया था। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले काम क्या करना है बच्चों, dy अपॉन dx निकालना है और इसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। यह फर्स्ट स्टेप था। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे dy अपॉन dx कितना है बच्चों, x³ माइनस 9x² अब प्लस में देखो 24x माइनस में 12। अब इसका डिफरेंशिएशन करना तो आएगा आप लोगों को। आखिर इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको अच्छा से समझ में चला आएगा। इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 3x², इसका डिफरेंशिएशन माइनस में 9 दूनी 18 मतलब कि 18x हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 24 इसका डिफरेंशिएशन 0। यह कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर आपने इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा है डिफरेंशिएशन का, तो वहां पे जाइए और फटाफट उसको देखिए। YouTube में टाइप कीजिए बेसिक मैथमेटिक्स और जेके फिजिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स 0 कितना नंबर है बच्चों, 4 उसमें 3 पे था, 3 में सॉरी, तो बेसिक मैथमेटिक्स 03 टाइप कीजिए, चलाएगा। dy अपॉन dx इक्वल टू इतना आ गया। अब हमने क्या सीखा था बच्चों कि इसको 0 के इक्वल करना है ना, तो करेंगे नाउ dy अपॉन dx बराबर कितना चाहिए हमको, 0, तो 0 करेंगे तो देखो आएगा कितना, इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर, यानी 3x² माइनस 18x प्लस में 24 ऐसे इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसका करते हैं फैक्टर और x का वैल्यू निकालते हैं। 3 कॉमन कर लो सब में से, तो 3 यहां से कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको आना चाहिए। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों x² माइनस यह कितना 6x और यह कितना हो जाएगा प्लस में 6 चौका 8 का 24 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यह आएगा x² माइनस 6x प्लस 8। इसका फैक्टर कर लेते हैं तो यहां से x², अरे देखा है इस तो दिखा रहा है x², इसको तोड़ते हैं तो कितना होगा बच्चों 4x माइनस 2x। भूल गए, इस सब याद है जी, फैक्टर करना 10th क्लास में, उससे पहले भी आपने सब सीखा था फैक्टर करना कैसे कैसे करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि इसको ऐड करने पर इतना आए और मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आए। चलो नहीं आता है तो फॉर्मूला याद कर लेना, आंसर हो जाएगा। x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे बचा x, इधर कितना बच्चों 4, यहाँ पे कॉमन कर लो माइनस में 2, तो यहाँ पे x और माइनस में क्या आएगा बच्चों 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का दो वैल्यू आ गया, देखो
एक्स, दो चीज का प्रोडक्ट कितना है, जीरो है, मतलब मल्टीप्लाई जीरो है, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग जीरो हो सकता है। तो x माइनस टू बराबर जीरो हो सकता है, x माइनस फोर बराबर जीरो हो सकता है। तो यहां से x बराबर टू चलाएगा और यहां से x बराबर फोर चलाएगा, यानी x का दो वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू बच्चों, दो वैल्यू। अब हमें चेक करना होगा कि x इक्वल टू दो पर या x इक्वल टू चार पर फंक्शन किस पर मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम है। क्लियर है इतना? चलिए एक स्टेप हमने कर लिया। स्टेप नंबर आपको 2 बताए थे, क्या करना है बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। और यह होता क्या है, तो डी अपॉन एस डी एक्स और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स को फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो यहां से वैल्यू क्या लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं डी अपॉन यहाँ पे डी एक्स। और याद करो इतनी सी बातें यहाँ पे आई हुई है, ए डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, तो इसको उठाकर इसमें पुट कर लेते हैं। तो यह है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 18x अब प्लस में बच्चों 24। पहला वाला को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3 दूना 6 6x अब माइनस यह 18 हो जाएगा, ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह वैल्यू आ गया बच्चों डबल डिफरेंशिएशन का। अब हमने आपसे क्या कहा था, याद करो, कहा था कि x के वैल्यू इसमें रखना है और चेक करना है। तो हम लिखते हैं ए नंबर में एट x बराबर 2 पर, दो वैल्यू आपके पास में है, यही अल्फा है, ये अल्फा है और यह क्या है बच्चों, बीटा है, ऐसे मान लेना। किसी को अल्फा किसी को बीटा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुमको वैल्यू से मतलब है। x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 इसमें रखते हैं तो आएगा वैल्यू, देखो बच्चों डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा दिख रहा है ना उधर बोर्ड पे कुछ, हाँ दिख रहा है, ओके बच्चों। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहां पे पुट करेंगे बच्चों 6 इंटू 2 माइनस 18, तो वैल्यू आ गया यहां से 12 माइनस 18, तो कितना आएगा, माइनस में 6 आ गया। अरे माइनस आ गया, माइनस आ गया तो क्या सीखे थे, याद करो पुरानी बातें, बताए थे कि अगर इस पूरे का वैल्यू छोटा हो जाए जीरो से, कितना से, जीरो से, जैसे जीरो से छोटा होगा ना तो हम कहेंगे एट x बराबर 2 पर y विल बी मैक्सिमम। क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं, कुछ बच्चे याद कर लेते हैं इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये तो निगेटिव आ गया था ना, इसका वैल्यू निगेटिव आया तो इस y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और y मैक्सिमम का मान भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, y मैक्सिमम तो क्या कितना पे आ रहा है, एट x बराबर 2 पर, एट x बराबर 2 पर y का वैल्यू मैक्सिमम पुट कर लो, वैल्यू इस वाला इक्वेशन में, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 दूना 4, 4 दूने 8 माइनस 9 और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 प्लस 24 गुने 2 और माइनस में बच्चों 12। इसको सोल्व करोगे ना तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, जरा देख लो, यह हो गया 8 माइनस 9 चौका 36 प्लस में हो गया 48 और माइनस में 12। देखो कितना आ रहा है, ये दोनों माइनस में है तो इसको ऐड कर दो, और यह क्या है बच्चे, दोनों प्लस में है, तो आ जाएगा यहां से कर लो, तो 8 8 16 4
56 माइनस यह कितना हो गया 6 2 8 और यह कितना हो गया 4 48। 56 में से घटा दो 48 कितना चला आएगा, तो यह बच जाएगा बच्चों यह 8 हो जाएगा। यह क्लियर है। तो यह y का मैक्सिमम वैल्यू है। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, दिखना चाहिए था, दिख रहा है। ओके तो y का देखो, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर। ओके तो हमें उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया। अच्छा अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी x इक्वल टू 4 पर चेक करना बाकी है। देखो तो इधर हम वीडियो को पॉज मिटाते हैं, आप फटाफट इसको पॉज करके इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं। अब चेक कर लेते हैं बच्चों x इक्वल टू 4 पर, एट x इक्वल टू 4 पे देखो x इक्वल टू 4 पे इसमें वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था बच्चों, यह आया था 6 x था यहाँ पे, इसमें पुट करना है तो x की जगह पे 4 माइनस कितना 18, 6 चौका 24 माइनस 18 तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों, कुछ ना कुछ आएगा पॉजिटिव में। ठीक है 18 2 ये हो जाएगा 6 प्लस में, और यह क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब क्या बताए थे कि एट x इक्वल टू 4 पे y विल बी मिनिमम, क्या होगा बच्चों मिनिमम होगा। x के वैल्यू 4 पर रखने पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा, क्योंकि यह वैल्यू जैसे पॉजिटिव आता है ना तो मिनिमम हो जाता है। चलो अब y मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या चलाएगा तो लिखेंगे y मिनिमम इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा यहां से 4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर और प्लस में 24 इंटू 4 और माइनस में 12। इसको सॉल्व कीजिए, 4 चौका 16 चौका 64 ये 64 आएगा माइनस ये 4 चौका 16 हो जाएगा 16 9 44 144 आएगा प्लस 24 चौका 96 माइनस 12। इसको सोल्व करोगे बच्चों तो आएगा वैल्यू ये प्लस में इसको ऐड कर दो तो ये 6 4 0 और 9 6 15 1 16 160 हो गया और यह माइनस 6 और यह 5 4 1 5 4 1 5 156। तो यह क्या है बच्चों y का मिनिमम वैल्यू है और यह y का क्या था मैक्सिमम वैल्यू था। क्लियर है इतना। तो हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है और अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों कि dy अपॉन dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसको ग्राफ से हम कैसे समझेंगे ये हम अगले वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ बच्चों अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है अगर आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप इससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।